देख देख के छापने गए बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आपको उसका मास परसेंटेज निकालना था C6H12O6। पहले बताओ C6H12O6 का टोटल मास कितना होगा? हाउ मच इज द मास ऑफ C6H12O6? 12 into 6 plus 12 into 1 plus 6 into 16. It is 96 plus 12 plus 72. कितना आता है? 180 आता है। अभी निकालना क्या है? कार्बन का मास परसेंट ऑफ कार्बन कितना आता है? 72 अपॉन 180 into 100 तो 40% आता है। 6 1 1 6 2 6 3 18। ये कितना हो जाएगा? ये 0 गया। 3 1 1 3 4 3 4 14 12। ये क्या आता है? 40%। then percentage of hydrogen तुम बताएगा तो पूछता हूँ किसी को। हाँ काटेगा क्या नाम तेरा? वही बता। कितना आता है? हाउ टू कैलकुलेट? और जाने दे कितना आता है। युवराज हाइड्रोजन नहीं, सिर्फ मेरे को मेथड बता। ओ आंसर सुन, कैसे निकालने का हाइड्रोजन का मास परसेंट स्टैंडर्ड। तो कितना है हाइड्रोजन का मास स्टैंडर्ड परसेंट बता कितना? हाइड्रोजन का मास कितना है? 12 डिवाइडेड बाय 15 1 15 6 90 again 6.6 कितना है? ये तो है ना 6 2 12 6 3 18 ये 0 2 1 1 ये 50 15 1 1 ये 100 है। तो कितना? 15 6 90 ना। 15 6 90 मतलब बचा कितना? 10 अगेन 15 6 90 तो 6.6 आता है ना। नेक्स्ट ऑक्सीजन कितना है? तुमने ये दोनों का ये करो। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? 100 माइनस ये कितना? 40 माइनस 6.6 तो कितना आता है? 54.4 53 पॉइंट ठीक है। बट तो ये सिंपल चीजें आपको समझती है तो मैं कुछ पर्सनल समझाने वाला नहीं हूँ। पहले बता दूं, तुमको देखना है, तुमको नहीं समझा तो आके पूछो, देख लो। तो हर एक इतनी सिंपल चीज को समझाने के लिए वो अगर ऐसा समझाने के लिए गए तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100 ये निकालने नहीं आता तो क्या निकालते तुम? ठीक है चलो छापो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अभी अपना स्टोइचियोमेट्री। इंपेरिकल मास और इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है स्टोइचियोमेट्री। तो स्टोइचियोमेट्री के बाद है हमारा कैलकुलेशंस इन इसमें क्या सॉल्यूशंस में कौन से कैलकुलेशन होते हैं? मोलैरिटी देन मोल फ्रैक्शन। ये हम लोग लेके फिर हम लोग आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है
तो ऑफिशियली भी हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलो फटाफट लिखो। और ये याद रखो, तुमको यहाँ पे सब कुछ समझ आने वाला कोई भी नहीं है, आइदर मी और एनी अदर टीचर। तुमको घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये बात पूरा दिमाग में बिठा लो। तुम लोग यहाँ पे आके मैं जो भी पूछ रहा हूँ, तभी तुम लोग अगर देख रहे हो, मतलब तुम्हारा लेवल देखो कितना तुम स्टडी करते हो। ठीक है, और मुझे नहीं समझा इससे पहले थोड़ा दो कदम पीछे आके देखना कि मैंने क्या पढ़ा रात में। मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ कि मुझे नहीं समझा, मैंने पढ़ा क्या, एनसीईआरटी से पढ़ा क्या, खुद से ट्राई किया है। तो ये दो सवाल खुद से पूछने का बाद में आने का सर ये नहीं सर मतलब नहीं समझ नहीं समझ तेरे को पहले एटॉमिक मास आता है क्या? हाँ, बाद में ये सारी चीजें तो मॉलिक्यूलर मास करता है इतने पूर्ण, तेरे को मास परसेंटेज क्या आएगा? हाउ विल एक्सपेक्ट, जैसे एक्सपेक्ट करते हो कि तुम लोगों को ये आने वाला है, तो डोंट एक्सपेक्ट। तो पहले चीजें करो, और मैं तो देखूंगा ऑफिशियली आप लोग एक केमिस्ट्री की नोटबुक बनाना, कौन सा रफ, तो घर पे क्या करते हो वो आके दिखाना, बाद में सवाल पूछना। डायरेक्ट विचारायचं नाही सर मला हे येत नाही ते येत नाही, वो मेरा जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारा जिम्मेदारी है कि तुम उस घर पे कुछ तो करो, वहां पे मुझे एफर्ट दिखाओ क्या करते हो। कुछ नहीं करोगे आओगे सीधा सर मला हे समजलं नाही ते समजलं नाही। समझण्यासाठी काहीतरी बेसिस लागतं, कुछ भी नहीं है बेसिक, तो तुम लोग बोले मेरे को समझना चाहिए, कुछ नहीं आने वाला, पहले बता साफ साफ एकदम क्लियर। वो फॉल्स होप देने का काम मेरा भी बिल्कुल नहीं है। तुम अगर सिंसियरली ऑनेस्टली पढ़ाई करोगे तो तुमको कुछ आएगा, और सिंसियरली ऑनेस्टली नहीं है तुमने तो कुछ नहीं आने वाला तुमको। तुम ऐसे क्लास में कितने भी बैठे रहो, पूरा साल भर अगर भी किया ना, कुछ नहीं आएगा तुमको। अगर तुमने घर पे एफर्ट नहीं किए तो खुद से करना पड़ेगा। ये टीचर ने मैंने करवा के दिया है, तुम्हारा क्या होएगा नहीं, तो तुमको घर पे जाके चेक करना है मुझे आता है क्या, तब जाके तुम में कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा। तो तुम इधर का सब छाप के नोटबुक कंप्लीट, होमवर्क कंप्लीट, सब कंप्लीट, बट दिमाग में क्या है कुछ भी नहीं आता है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा हर चीज आने के लिए, तभी आप में कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि ये मुझे आ रहा है। यहाँ का छाप के तुमको लगता है कि मुझे कुछ आ रहा है, नहीं आएगा कुछ। घर पे खुद से ट्राई करना पड़ेगा। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ केमिस्ट्री की एक रफ नोटबुक बनाओ, यहाँ पे जो होता है घर पे जाके उस पर ट्राई करो, और नहीं आया तो मेरे पास आओ कि सर मैंने ये किया ट्राई किया बट मेरे को नहीं आया, काहीच केलं नाही सर मला हे समजत नाही ते समजत नाही, ऐसा बोलने के लिए तो क्या सब बोलते। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज स्टाइचियोमेट्री। तो स्टाइचियोमेट्री क्या है? व्हाट इज स्टाइचियोमेट्री? स्टाइचियोमेट्री इज बेसिकली ये क्या है, केमिकल रिएक्शन रहते हैं और उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन पूछते हैं, दैट इज नथिंग बट स्टाइचियोमेट्री। तो आपको पहले केमिकल रिएक्शन क्या करना पड़ता है, उसमें बैलेंस करना पड़ता है। अगर बैलेंस नहीं है तो पहला स्टेप क्या है इसमें, बैलेंस दी केमिकल रिएक्शन इफ इट इज या अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करो और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करो। ठीक है, तो फिर कैसे रहते हैं रिएक्शंस? फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH4 है, उसका क्या होता है, कंबशन होता है। तो कंबशन होता है तो क्या मिलता है हमको, CO2 प्लस 2H2O। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस देगा, ये अनबैलेंस्ड फॉर्म है, इट इज अनबैलेंस्ड फॉर्म। कौन अनबैलेंस्ड है? हाँ, ऑक्सीजन इज अनबैलेंस्ड। इधर देख रहे, बाद में लिखना, ये क्या है, ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। तो ऑक्सीजन कितना है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 की 2, 4 बोलने वाले हाथ ऊपर करो। अपना हाल भी है,
ये बैलेंस है या नहीं है कितने लोगों को समझता है? पहली बात, बैलेंस है या नहीं है? तो कितने लोगों को समझता है? हाथ ऊपर करो, सबको समझता है। मैं पूछूंगा कैसे, अगला सवाल मेरा रहेगा कैसे। जो तो कह रहे पहले चार में समझता है ये बस। तो बैलेंस है कि नहीं कितने लोगों को समझाओ? 1 2 3। ये देखो मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ स्टैच्यूमेट्री। वाह, 92 काय करायचं? एक एलिमेंट पकड़ाएगा, किसको पकड़ने का? यहाँ पे कौन कौन है? कार्बन, यहाँ पे कार्बन देखने का। इधर कार्बन कितने हैं? 1। राइट हैंड में कितने हैं? 1। सिंपल है। कभी वो वजन करते देखा, इधर कुछ डालते हैं और इधर वजन करते हैं। तो लेट से 1 किलो है तो 1 किलो का वो वजन डालेगा उधर, और इधर क्या शक्कर गिरेगा, रवा गिरेगा, कुछ तो च्यवनप्राश गिरेगा, दिमाग नहीं है तो फिर बराबर है। तो वो क्या होता है? बैलेंस होता है। मतलब क्या, उधर जितना लिया उधर हम लोग इतना डालते हैं। यस और नो, बराबर है। तो सिमिलरली हमको लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में देखना है कि कितने एलिमेंट है, उतना ही अमाउंट कितना राइट में है, तो ये वो क्या हो जाएगा? बैलेंस। बोले 1 किलो का लिया और आधा किलो शक्कर डाला, बैलेंस हो जाएगा क्या? बैलेंस होगा? नहीं होगा ना। सिमिलरली यहाँ पे हमारा कार्बन है 1, इधर कार्बन 1 है, तो ये बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो 4 है, तो इधर हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पे 2 कितने लोगों को लगता है? कितने लोगों को यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लगता है? कि सर 2 ही है, 4 नहीं है। आप गलत बोल रहे हो, हमको कुछ नहीं लगता सर। ये 2 और ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है ना? ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन, गुणाकार, ठीक है। 2 2 जा 2 2 4। तो ये हो गए 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने रहे? 4। तो ये बैलेंस है। तो ये दोनों भी बैलेंस है। तो बचा कौन फिर हमारे पास? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 2 तो दिख रहा है। O2 मतलब 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन? 1 जाना, 4 दिन मत रुक जरा, इधर एक स्टेप लेने को मुश्किल जा रहा है तो 4। इधर कितने हैं? 2। इधर 2 और इधर 2 की 1। हाँ 1। रुको, 1 वाले कौन है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करने का। गलती हुआ तो हुआ तो हुआ। 1 यहाँ पे 1 ऑक्सीजन कितने लोगों को लगता है? क्या होता है सृष्टि? हाथ वर कर। तेरे को कितने लग रहा है यहाँ पे? है ऑक्सीजन। तुम जो बोलेगे सर वही है, मैं जो बोलेंगे वो सब गलत है। यहाँ पे कितना है? 2 है। ये जो 2 रहता है ये हाइड्रोजन के लिए रहता है और ऑक्सीजन के लिए भी रहता है, ठीक है ना? समजता का? किती फक्त 10% विचारले नाही, आता चक्कर येऊन पडायची। ये समझता है? ये तो बैलेंसिंग आपको 10वीं में हुआ ना, तो फॉर्मेट हो गया ना वो। ये हो, यस हो गया फॉर्मेट हो। क्लास खत्म, बात खत्म। तो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन, यहाँ पे कितना है? 2 और ये 2 कितना हो गया? 4। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? हाँ, ये तो एक तो बोला। अभी बाकी से पूछते वैदी, सर मेरा दिन खराब है आज। इधर क्या करने का? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करने का? तूने मल्टीप्लाई, मतलब कहाँ रखूं मैं? ऐसा करूं या ऐसा करूं? ऐसा करेक्ट है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2। ये कौन सा फॉर्म है? बैलेंस। हाँ, तो बैलेंस फॉर्म। तो स्टैच्यूमेट्री हम लोग डील करते हैं, कभी इसमें डील करते हैं, इसमें नहीं, ठीक है? तो फिर क्या क्या होता है? पहली बात है यहाँ पे देखो, इसका मास कैलकुलेट करो। या पहले हम लोग मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ये कितना मॉलिक्यूल है समझते हैं? 1 मॉलिक्यूल ऑफ इसका CH4 प्लस
2 molecule of O2 gives क्या देता है 1 molecule of CO2 plus 2 molecule of ये सबको समझता है क्या? पता चल मॉलिक्यूल तो दिसून राहिला मॉलिक्यूल हे कार्बन है ये हाइड्रोजन है तुम्हाला मॉलिक्यूल दिसून राहिला ऐसा नहीं है ना किसी के दिमाग में रहेगा तो रहने देना ठीक है। तो ये होता है पहला जो स्टोइचियोमेट्री हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या है मॉलिक्यूल और मोल हम लोग सेम समझते हैं मॉलिक्यूल एंड मोल these are same तो वन मॉलिक्यूल या वन मोल आप लोग इट इज सेम। यहाँ पे मॉलिक्यूल लिया कितना है 1 molecule of CH4 या इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 1 mole of CH4। यहाँ पे 2 molecule of क्या है O2 तो उसको हम लोग क्या ले सकते हैं 2 mole of O2। यहाँ पे 1 molecule of CO2 उसको हम लोग क्या ले सकते हैं 1 mole of CO2। यहाँ पे 2 molecule of CH2 है उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 mole तो either any कोई भी 1 mole of CH4 plus 2 mole of क्या है O2 gives 1 mole of CO2 plus 2 mole of H2O तो ये हो गया मोल और मॉलिक्यूल सेम है ये तो ऑलमोस्ट दोनों सेम। अब नेक्स्ट क्या है इसका ग्राम इसका ये करो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना ग्राम है CH4 का 16 ग्राम ऑफ CH4 प्लस ऑक्सीजन का कितना ग्राम है 32 ग्राम है 32 प्लस 32 कितना होता है 64 ग्राम ऑफ क्या है ऑक्सीजन बराबर है O2 नहीं लिया हमने क्या लिया सब पूरा मास जितना है उतना। यहाँ पे CO2 क्या 44 ग्राम CO2 प्लस 18 प्लस 2 कितना 36 ग्राम ऑफ क्या है H2O। इसमें में आता है यस और नो समझ में आता है। तो इसको भी आप 1 मोल की जगह 1 मोल ऑफ CH4 कितना रहता है उनको पता है 22.4 लीटर्स तो इसको वॉल्यूम में भी लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे यहाँ 4 को अभी 1 मोल ऑफ CH4 मतलब कोई भी इसका 1 मोल इज इक्वल टू कितना रहता है वॉल्यूम तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 22.4 लीटर्स ऑफ इसका रे CH4 प्लस 2 मोल मतलब कितना हो गया वो एक मोल में 22.4 तो 2 मोल के 44.8 लीटर ऑफ क्या O2 गिव्स 1 मोल है तो कितना देगा वो 4 लीटर ऑफ CO2 प्लस 44.8 लीटर ऑफ क्या H2O। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये चारों समझिएगा समझ रहा है तो अच्छी बात है मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है स्टोइचियोमेट्री नहीं तो स्टोइचियोमेट्री कुछ नहीं समझेगा पहले बता रहा हूँ ये आपको ये सिर्फ मैंने अलग अलग लिया कई बार वो मैंने तो ये मतलब मोल अलग लिया ये वॉल्यूम अलग लिया और ग्राम अलग लिया तो कई बार क्या करते हैं इसमें देंगे यहाँ पे मोल देगा यहाँ पे देगा ग्राम पूछेगा अलग दूसरा ठीक है समझ में आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो ये समझ में आया क्या पहली बात अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना सीखो। कितने लोगों को बैलेंसिंग आता है कि वो भी लेना पड़ेगा बैलेंसिंग कितने लोगों को आता है आजू बाजू देख लो सबके हाथ खड़े हैं तो तुम भी उसमें शामिल है भीड़ का हिस्सा होना अच्छी बात है बाकी लोगों को नहीं आता है बैलेंसिंग ठीक है हाथ नीचे करो जब भी प्रॉब्लम देखेंगे तभी बैलेंसिंग सीखेंगे ठीक है तो ये समझेगा तो इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन में बैलेंस करो उसके मॉलिक्यूल मोल उसका वेट और उसका वॉल्यूम इसके टर्म्स में उसको देखना है तो उसको क्या बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। समझ में आई बात यस सर ठीक है तो प्रॉब्लम देखते समय हम लोग ज्यादा डिटेल में देखेंगे ठीक है। नेक्स्ट ये लिखा गया तो लिखो सर
देखो आप लोग मेहनत करो, फिर हमको बोलो कि हम लोग किधर कम गिरते हैं, तो हम हमारी तरफ से आप लोग हम आपकी हमारी तरफ से पूरा रहेंगे आपको। बट आप लोग ही नहीं मेहनत करते और आप हमसे एक्सपेक्ट करते तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि अल्टीमेट एग्जाम किसको देना है? एक ही बोला हमको, बाकी तो पापा तो नहीं देंगे, भाई देगा, है ना? नहीं, कितना टेंशन है सर, आपको पता है क्या? खाना खुद से खाना पड़ता है, कॉलेज खुद आना पड़ता है, बराबर है ना? खुद के बाद खुद ही ये करना पड़ता है, फोन करना पड़ता है। बचपन में मम्मी करती थी, अभी हम लोग करते हैं। मुश्किल है ना ये सारी चीजें। ये अभी मिनिमम एक्सपेक्टेशन है मेरा कि ये तो सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। अभी ये नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत मुश्किल है। आप लोगों को कैसे समझाया? क्वेश्चन। हाँ तो नहीं इस पे आ रहा हूँ, वो एलन ने कुछ दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ बताया है, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम लोग नहीं लिए। हम लोग एलन का देखेंगे तभी सब लेंगे प्रॉब्लम, ठीक है ना? आओ उसमें हम रुक, हमको ऑफिशियली चैप्टर खत्म करना है, ये ना अनऑफिशियली फिर हम लोग प्रॉब्लम करते रहेंगे। तो इतने जल्दी मैं बोल रहा हूँ, बट अगला एक वीक हम लोग इसमें ही रहेंगे, इसमें मोल कंसेप्ट में, ठीक है? भर भर के आपका जी जब तक भरता नहीं, मेरा जी जब तक भरता नहीं, तब तक प्रॉब्लम ही करते रहेंगे, ठीक है ना? ये पहला चैप्टर है प्रॉब्लम से, इसलिए मैं इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला उसको। ये खत्म हो गया, चलो हो गया चैप्टर, ऐसा नहीं। अगला पूरा वीक हम लोग इसमें रहेंगे, ठीक है? सिर्फ ये है मेरा एक्सपेक्टेशन कि आप लोग जो बोला उतना तो करो, तो आप लोग नहीं करते तो बहुत इरिटेट होता है। इरिटेट होता है कि आपका कोई, आप छोटे भाई को बोल रहे हो ऐसा करो वैसा करो, उसने बोला जा नहीं करना है, बहुत अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है बेलने बिना वादन पे लगता है, ठीक है? हुआ क्या? चलो और जब भी समझा रहा हूं तभी लिखो मत। आपको लिखने के लिए अलग समय दिन मिल रहा है ना, यहाँ पे रुका हूं ना मैं, तो पहले से चालू करूंगा। मैं चालू हो गया तो आपको भी चालू, तो कुछ नहीं समझ वाला वैसे, थोड़ा रुको ना, अभी टाइम दिया है ना आपको लिखने के लिए। हुआ तो नेक्स्ट है लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ एक्सेस। वो एक पॉइंट हमारा है। लिमिटिंग मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय एक्सेस? दो वर्ड समझते हैं इंग्लिश में, लिमिटिंग और एक्सेस। लिमिटिंग मतलब जो जल्दी खत्म होता है, और एक्सेस मतलब जो ज्यादा है, ठीक है? तो रिएक्शन में जो जल्दी खत्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज एक्सेस।
तो यहाँ पे हम लोग अगर मोल से कंपेयर करेंगे, ये कितना मोल है? 1 मोल, और ये कितना है? 2 मोल। तो जल्दी खत्म कौन होगा मोल के टर्म्स में? हाँ, 1 मोल खत्म होगा ना। तो 1 मोल खत्म होगा मतलब लिमिटिंग यहाँ पे कौन रहेगा? हाँ, यहाँ पे देखो कि 1 मोल ऑफ CH4 हम लोग बोल रहे हैं और 2 मोल ऑफ CH4 बोल रहे हैं, 2 मोल ऑफ O2 बोल रहे हैं। तो 1 मोल इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ ही रिएक्ट होगा, बराबर है। तो यहाँ पे इसका 1 मोल है और इसके 2 मोल है, तो इसमें लिमिटिंग को और एक्सेस को ये समझ में आता है? नंबर देख के तो समझता है, एक मोटा 2 मोटा, बस उतना भी समझ में आया तो ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस केस में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देखो डेफिनेशन देखो, लिमिटिंग रिएजेंट reagent and excess। reagent है रिएक्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट में जो रहता है उसको हम लोग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग का डेफिनेशन लिखो। लिमिटिंग कौन है? राइट, the reagent which gets consumed first, the reagent which gets consumed, the reagent which gets consumed मतलब खत्म हो जाता है, consumed first in the reaction, the reagent which gets consumed first in the reaction, it is called limiting reagent. It is called limiting reagent. It is called limiting reagent. बराबर है? Excess reagent, ठीक है? Excess reagent. The reagent, the excess reagent, उसका लिखो, the reagent which remains even after completion of reaction, even after completion of reaction, उसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। द रिएजेंट विच रिमेन्स इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आप अगर मोल वाइज देखेंगे, इसका कितना है? 1 मोल। तो यहाँ पे भी मैं लिखता नहीं हूँ, समझ में? ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, तो यहाँ पे लिमिटिंग कौन है? It is limiting one. ये कौन है? Excess reagent. This is limiting reagent. आप मोल वाइज देखोगे, इवन कैसे भी कंपेयर करो, मोल वाइज देखेंगे, इसका वॉल्यूम देखेंगे या इसका वेट देखेंगे, सभी में 2O2 क्या है? ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। वेट अगर हम लोग मोल वाइज देखेंगे तो इसके 2 मोल है, इसका 1 है। अगर हम लोग इसका वॉल्यूम देखेंगे, इसका कितना आता है? 22.4, इसका कितना आता है? 44.8। अगर इसका वेट देखेंगे, ये है 16 ग्राम और ये कितना है? 64 ग्राम। तो तीनों भी केस अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो लिमिटिंग जल्दी खत्म होने वाला कौन है? CH4। और एक्सेस कौन है? O2। समझ में आती है बात? यस, तो ये है लिमिटिंग ऑफ एक्सेस रिएजेंट। नाउ नेक्स्ट, रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन, तो पहला क्या है? हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी, क्या है? फर्स्ट वन हम लोगों ने
मास परसेंट या उसको क्या बोलते हैं, वेट परसेंट, ये देख लिया। उसके बाद क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या रहता है, देखो मोल फ्रैक्शन हमारे पास अभी सॉल्यूशन में क्या रहता है, सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है पता है क्या, व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन में क्या रहता है, सॉल्यूशन मींस यहाँ पे दो चीजें रहेगी, एक रहेगा सॉल्यूट और दूसरा रहेगा सॉल्वेंट। तो फॉर एग्जांपल आपने शक्कर पानी किया या नमक वाटर कोई भी ले लो, या नींबू पानी किया, तो सॉल्यूट कौन है नींबू पानी में? सॉल्यूट रे और सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूट नॉट नेसेसरी ऑलवेज इसमें रहे सॉलिड स्टेट में रहे, वो लिक्विड में भी रह सकता है। ओके, तो सॉल्यूट क्या है, और सॉल्यूट की और ये सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमेशा किस स्टेट में रहेगा, सॉल्वेंट का स्टेट सॉलिड रह सकता है जिसमें डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होने के लिए उसका लिक्विड चाहिए ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कौन सा रहेगा, लिक्विड। ये कौन सा रहेगा, इट में भी सॉलिड, समटाइम्स लिक्विड और समटाइम्स गैस आल्सो। फॉर एग्जांपल हमारा गैस कहाँ पे रहता है, सॉल्यूट। अभी कोको कोला दे लो, थम्स अप देखा है, थम्स अप या कोई भी कोल्ड ड्रिंक दे लो, तो पीते हैं हम, देखते क्या है उसको। तो वो जो CO2 है उसमें क्या रहता है, डिसॉल्व फॉर्म में रहता है, तो वहां पे CO2 किसका काम कर रहा है, सॉल्यूट का। ओके, और यहाँ पे सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट हमेशा ये लिक्विड, तो लिक्विड मोस्ट ऑफ द टाइम्स कौन रहता है, H2O, पानी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मोल फ्रैक्शन अभी सॉलिड और सॉल्वेंट का, तो सॉलिड को हम लोग अगर ये बोलते हैं तो इसको B, इसको हम लोग अगर ये देते हैं डेसिग्नेट, डेसिग्नेट मतलब इसको बोलते हैं कि सॉल्यूट क्या है A और इसके क्या है B। तो इसको डिफाइन कैसे करें, मोल फ्रैक्शन मतलब हाउ टू डिफाइन इट देन। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या रहता है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, मोल्स ऑफ लेट से मैंने किसके लिए है, सॉलिड के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। जैसे हमने ये लिया था, क्या लिया था, मास परसेंटेज लिया था, वैसे ही क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में किसके मोल्स आएंगे, A प्लस B के, तो इसको बोलते हैं किसका मोल फ्रैक्शन है, इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं मोल फ्रैक्शन, दिस इज A का लिया हमने, तो वैसे ही हम लोग किसका निकाल सकते हैं, B का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या आएगा, उल्टा, यहाँ पे देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो ठीक है यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, मोल फ्रैक्शन किसका है ये, इट इज B, तो ये क्या है, मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स मतलब किसके, A प्लस, समझ में आती है क्या, यस और नो। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ तक लिया, यहाँ लिखा गया, नहीं लिखा, ठीक है चलो यहाँ तक लिखा। तो 8% ऑलरेडी हो चुका है, ये बचा है। जाना है क्या है क्वेश्चन,
तो भी लिखा क्यों मत हो गया अब कभी भी मोल फ्रैक्शन जो है ये दोनों का सम फिर क्या आता है दैट इज इक्वल टू 1 यहां पे एक रह गया हमारा दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ये क्या रहता है दैट इज इक्वल टू 1 एक का भी पता रहेगा तो दूसरा आप कैसे निकाल सकते हैं माइनस करके दैट इज माइनस 1 जैसे हम लोग मास परसेंटेज एक का पता है तो दूसरा कैसे कर निकाल रहे हैं 100 से उसको क्या करो माइनस करो तो सिमिलरली ये एक पता है दूसरा निकलता है दैट इज एक से माइनस करो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या रहेगा इज गोइंग टू बी हो गया क्या चलो नेक्स्ट वो लिखो वाला प्रॉब्लम लिखो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन of A and B. Calculate mole fraction of A and B. If number of moles of A is 20, number of moles of A is 20 and B is number of moles of A is कितने हैं 20 and B कितने हैं B is 30 30 ठीक है निकाल सकते हैं क्या चलो निकालो कैलकुलेट बताने की जरूरत नहीं है ना दोबारा निकालो बोला आता है शेवटी दिसतं का रे काय म्हणतो जागृती तुला हाईट कमी तू तेवढ्या शेवटी बसून काय करणार रे तर 5-8 दिवसात बैठ रहा दिख रहा है क्या तेरे को चलो निकालो पहले टोटल मोल्स निकालो टोटल मोल्स कितने आते हैं 30 प्लस 20 50 अब ए के मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आता है 20 डिवाइड बाय 50 कितना 0.04 आता है कितने लोगों का 0.4 आया 1 2 3 4 5 गुड 6 7 तो उसका 0.4 है इसका ए का तो बी का कितना आता है एक से माइनस करो 1 माइनस 0.4 कितना 0.6 आपको क्या दिया क्वेश्चन कैलकुलेट x on and नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना दिया है 20 B कितना दिया है 30 तो सिंपल है क्या है इज इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल मोल्स तो A के मोल्स कितने हैं 20 डिवाइडेड बाय 50 ये गया है 0.4 तो हमको पता है एक से दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू क्या है 1 है तो B का कितना है 1 माइनस 0.4 दैट इज ये आता है सिंपल तो इसमें कुछ नहीं इट इज मोल फ्रैक्शन नेक्स्ट इज
Third term, that is molarity. Molarity. What is molarity? Molarity is, it is defined as number of moles of solute dissolved in given volume of solution. उसको क्या बोलेंगे? मोलैरिटी. तो मोलैरिटी किससे इंडिकेट होता है? स्मॉल m. सॉरी कैपिटल m. मोलैरिटी इंडिकेट होता है. इट इज कैपिटल m. तो ये क्या रहता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो मोलैरिटी दैट इज कैपिटल M. नंबर ऑफ मोल्स क्या इंडिकेट करते हैं हम लोग? स्मॉल n. वॉल्यूम क्या है? दैट इज V. ठीक है. तो व्हाट इज द यूनिट देन? यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट? ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे वॉल्यूम है. देन व्हाट इज द यूनिट? मोल्स पर लीटर. ओके. यूनिट क्या है? मोल्स पर लीटर. ठीक है. तो ये होता है मोलैरिटी. भी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला दूसरा है. नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या है? दैट इज गिवन मास अपॉन क्या रहता है? given mass upon molecular mass. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या रहता है? given mass. आपको अगर इससे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए है और आपको वेट दिया है, तो उससे क्या निकालता है? given mass upon molecular mass. ठीक है. ये लिखा क्या? ठीक है. बाद में लिखो. एक मोला लास्ट टर्म है हमारा कौन सा? मोलैरिटी. तो उतना खत्म करके फिर लिखो. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ये पूरा लिख दिया. सॉल्यूशन. ठीक है. एक ये खत्म कर देते. लास्ट टर्म है कौन सा? मोलैरिटी. मोलैरिटी. सो मोलैरिटी इंडिकेट करते हैं स्मॉल m से. तो मोलैरिटी व्हाट इज, हाउ इट इज डिफाइंड? इट इज डिफाइंड एज मोलैरिटी जैसे ही है नंबर ऑफ moles of solute dissolved in क्या? kg of solvent. kg of solvent. kg of solvent मतलब जो भी वेट रहेगा सॉल्वेंट का वो किलोग्राम में. ठीक है. तो इसको कैसे लिख सकते हैं? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by kg of solvent. या इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके ठीक है. डिसॉल्व इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है. डायरेक्ट लिख दिया. ये क्या है? व्हाट इज द यूनिट? यूनिट क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n और ये w वेट रहेगा किसमें? किलोग्राम में. तो व्हाट इज द यूनिट रहेगा? यूनिट मोल्स पर kg. ठीक है. और ये इंडिकेट करते हैं कैसे? स्मॉल m. ठीक है. लिखो.
जो रह गया हाँ पीछे यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑफिशियली हमारा चैप्टर ठीक है हो गया नहीं हुआ चलो बुक्स है क्या कितने आपके पास बुक्स है अभी एक दो अभी केमिस्ट्री का बुक है क्या एक नहीं आप लोगों के पास है मतलब जो पढ़ा रहे वो है केमिस्ट्री का सब तेरे पास बाकी जनता बाकी आप लोग एक तो देखो क्या करना है इधर कितने लोगों के पास है मतलब घर पे भी रहेगा तो चलेगा घर पे कितने लोग घर की पूजा रखने का गरी इधर तेरा घर पे भगवान को पढ़ना पड़ता ना बेसिक का सब पार्ट तू कहाँ चालू हुआ चालू नहीं हुआ तुला केवढं पाहिजे अरे एवढंच आहे म्हणजे एवढंच आहे मध्ये तेल का लगा तेल जितना चाहिए क्या ठीक है ए हुआ क्या चलो आगे ये ये मोलैरिटी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं और मोलैरिटी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो फिर एक हिंट मिल जाएगा कैसे होता है आपको क्या दिया लेट्स से गिवन है कैलकुलेट मोलैरिटी की 20 ग्राम ऑफ 22 ग्राम ऑफ CO2 dissolved in 4 liters of solution. देखो बोला इसका क्या करना है आपको मोलैरिटी निकालना है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बट हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है क्या इससे नहीं है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास तो गिवन मास कितना है इसका CO2 का कितना दिया आपको 22 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास तो CO2 का कितना है ये सब समझ में आता है तो ये कितना है 44 तो ये कितना आएगा वैल्यू इट इज 1/2 तो नंबर ऑफ मोल्स आए 1/2 वॉल्यूम कितना है देखो इधर 1/2 मतलब 0.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 4 ठीक है उसको 1/2 लगाएंगे तो क्या आएगा 1/2 और ये कितना है 4 तो ये कितना बन जाएगा 1/8 मतलब 0.8 2 बचे 125
0.125। 2 बचे तो 20 होते हैं, 20 हो गए तो 8 2 जा 16, तो 4 बचेंगे तो 8 5 जा 40। ठीक है, तो ये समझेगा। ये एक हो गया। दूसरा मोलैरिटी का निकाल ले। कैलकुलेट मोलैरिटी if if 20 moles of sugar dissolved in 4,000 gram of water. मोलैरिटी क्या है? स्मॉल m n डिवाइडेड बाय w। W किस में है? किलोग्राम में है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके? 20। और ये 4000 का किलोग्राम में कितना होता है? हाँ? 4 ही होता है ना? कितना होगा? 4। ये कितना आएगा? हाउ मच मोलैरिटी विल बी? इट विल बी यूनिट क्या है? इसका यूनिट क्या था? मोल्स पर लीटर। ये मोल्स पर केजी। ठीक है, चलो हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ऑफिशियली बोल सकते हैं हमारा चैप्टर एक सिर्फ आई थिंक रह गया है, तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक पॉइंट आई थिंक हो रह गया। उतना कर लेंगे आप? करेंगे? कितने से बोलेंगे? एक ही रह गया, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। एज पर मुझे याद है, बाकी तो सब कुछ हो गया। कुछ रह गया तो मुझे बोल देना सर, एक ही पॉइंट रह गया। रह गया क्या कुछ? एनीथिंग लेफ्ट? और नोट्स के बारे में उसने पूछा था, तो अभी सबके लिए बताता हूँ। देखो आपको क्या करना है, जो जेडब्ल्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, ये है कि आप एनसीईआरटी का, मैं तो एनसीईआरटी का सब कुछ लेता हूँ, तो ये भी नोट्स एज इट इज लिखेंगे तो दैट इज इनफ। उसमें एडिशन कर सकते हैं आप जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, तभी आपको बहुत सारी दूसरी चीजें समझ में आती है। तो क्या करो, नोट्स निकालने के बाद उसके बाद में 5-6 पेज छोड़ दो। वो 5-6 पेज क्या है, क्या के लिए काम में आएंगे? आपको पीवाईक्यू से कुछ समझ में आता है तो उधर लिख लो, उधर एक लिख लो, ये आया तो ये ऐसा लिखने का है, समझ में आ रहा है? पीआईक्यू सॉल्व करने के बाद कुछ होता है, टेस्ट सॉल्व करने के बाद कुछ आता है, तो जो भी आपका ऐड होता है वो कहाँ पे लिखेंगे? वो चैप्टर के बाद में जो आपने 6 पेज छोड़े, तो फिर वो आपको काम में आएंगे। समझ में आया? तो पूरा चैप्टर उसमें ही खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा करो, ओके? बोले सर हमें तो नोट्स काटना है, तो एटलीस्ट ये तो छापो। जो खुद से निकाल रहे दैट इज वेल एंड गुड, बट कुछ भी नहीं निकाल रहे तो यहाँ पे जितना होता है उतना आपको ठीक से मेंटेन करो, खिचड़ी मत करो। कल दूसरा नोटबुक था, आज भाई का है, कल बहन का है, कल पापा का है, मम्मी का है, सबका नोटबुक लाए, तो ऐसा कुछ मत करो। एक ही नोटबुक करो, मेंटेन करो, ठीक है? और नोट्स रहने चाहिए शुरू से लेके आखिर तक। अब तक आपने नहीं किया रहेगा, बट आप उधर पूछ लेना। मैं हर चैप्टर के बाद नोट्स, पीवाईक्यू, फिंगर टिप्स सब चेक करता हूँ। और जो जेडब्ल्यू वाले हैं आपको अलग से पीवाईक्यू लेना है तो अलग से आप पीवाईक्यू नहीं लिया है तो ले लेना, ठीक है? जिनको जेडब्ल्यू करना है तो नीट का पीवाईक्यू और फिंगर टिप्स आपने ले लिया है क्या? लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिया है तो ले लो, क्योंकि पीवाईक्यू के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ते हैं और हम सॉल्व करके लेते हैं, ठीक है? पीवाईक्यू फिंगर टिप्स का रहता है, क्या रहता है? एक्सप्रेस वे